चैप्टर का नाम क्या है? बायबैक ऑफ शेयर्स। होता क्या बायबैक? और अच्छा, रिडम्पशन याद करो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता था? मतलब आज कंपनी शेयर इश्यू करके पैसा लिए, आप शेयर खरीदे तो आप इन्वेस्टर बन गए, शेयर होल्डर्स बन गए, और कंपनी बोल दिए थे इश्यू के टाइम प्रेफरेंस कि अब 10 साल बाद आपको रिडम्पशन किया, रीपे किया जाएगा। तो रिडम्पशन डेट आ गया, अब आपको रीपे कर दिए, यही तो था ना। बट इक्विटी क्या होता है? इक्विटी तो परपेचुअल, जितना दिन कंपनी है उतना दिन इक्विटी रहेगा, उसको रिडम्पशन नहीं कर सकते। तो फिर कंपनी इसको कभी रीपे नहीं कर सकता है ना। नाउ अगर रिडम्पशन नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, तो फिर क्या क्या होगा ना, हम शेयर मार्केट में बेच देंगे, हमें होल्डर्स हम बेच देंगे, जो खरीदेगा उनको ओनर से मिल जाएगा, वो बेच दिया कोई और को ओनर से मिल जाएगा, लेकिन कंपनी रीपे एज दे आर परपेचुअल। तो यहाँ बाईबैक क्या हो रहा है? कंपनी कंपनी अपना ही शेयर मार्केट से कुछ खरीद लेता है, इसलिए बाई बैक मार्केट में मिल रहा है ना। जैसे डिबेंचर में देखो, ओपन मार्केट था ना, अपना डिबेंचर खरीद करके कैंसिल किए। इसी तरह यहां भी बोल रहा है, कंपनी अपना ही जो शेयर है मार्केट में लिस्टेड है उसको बाई कर सकते और बाई करके उसको कैंसिल कर सकते, उतना शेयर्स को कम कर सकते, ठीक है ना। तो ये जो बाईबैक ये भी रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर ही समझो ना। अरे उतना बाई करके रिडम्पशन ही तो कर रहे हैं, लेकिन रिडम्पशन टर्म यूज नहीं करोगे। रिडम्पशन तो रिडीमेबल डेट होना चाहिए, रिडीमेबल होना चाहिए, ये तो परपेचुअल है। तो कितना बाईबैक कर सकते? पूरा तो नहीं कर सकते, कंपनी बंद हो जाएगा, मालिक ही नहीं रहा तो कंपनी कैसे चलेगा। तो आप टू सर्टेन एक्सटेंड बाईबैक कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा रूल्स बता दिया कि इतना मैक्सिमम बाईबैक कर सकते हो, इतना प्राइस ऑफर कर सकते हो। तो ये सारा रीजन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, बाईबैक करेंगे। समझ में आया ना। तो कंपनी अपना ही शेयर मार्केट से खरीद लेता है। सर क्यों खरीदता है? कंपनी तो उल्टा शेयर फर्दर इशू लेके आता है। कंपनी चाहता है अपना कंपनी एकदम वर्ल्ड हो जाए। अभी तो एक छोटा सा कंट्री में हम चला रहे हैं ना, एक्सपेंशन चाहता है, तो फिर बाईबैक क्यों कर रहे हैं? कुछ लॉजिक होगा, रीजन। तो आप फर्स्ट पॉइंट आते हैं, बाईबैक क्या होता है, क्यों बाईबैक करते हैं, इसके बाद एक एक करके आएंगे, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट, बाईबैक मतलब क्या हो रहा है, पहले लिख देते हैं। बाई बैक ये सिर्फ इक्विटी में अप्लाई होता है, किसी और में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वो रिडम्पशन होता है। डिवेंचर भी रिडम्पशन हो रहे हैं, प्रेफरेंस भी रिडम्पशन हो रहे हैं, दे आर रिडीमेबल ना। तो बायबैक हो रहा है परचेज ऑफ, पहले सेल किए थे ना इशू में, परचेज ऑफ ओन इक्विटी शेयर्स फ्रॉम मार्केट एंड कैंसिल देम। अपने शेयर मार्केट से खरीद लो और उसको क्या करोगे, फिर कैंसिल कर दो, ठीक है। बट ऑलवेज टोटल नहीं, एक पोर्शन हम लोग बाय करके कैंसिल कर देंगे। क्यों बायबैक किया जाता है? रीजंस फॉर बायबैक, थोड़ा बहुत लिख रहे हैं थ्योरेटिकली। रीजंस फॉर बायबैक, फिर बायबैक के लिए प्रोविजंस क्या है। तो सेकंड पॉइंट लिखो, रीजंस फॉर बायबैक, मतलब कंपनी क्यों बायबैक कर रहे हैं, ठीक है। बायबैक के लिए दो रीजन है, बायबैक के लिए दो रीजन है, दो नहीं बहुत सारे बोल सकते हैं, बट मेनली ये दो रीजन। एक, टू इंक्रीज द कंट्रोल, increase the control in company by promoter। प्रोमोटर मतलब कौन होता है बोलो तो? जिन लोगों ने कंपनी फॉर्म किए थे, ठीक है ना, जिन लोगों ने कंपनी बनाए थे, दे आर द प्रोमोटर। उनके पास क्या होता है, मेजर शेयर रहता है, तभी ना कंपनी को चला पाते। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो मुकेश अंबानी उनका बेटा सब है ना उसमें, दे आर द प्रोमोटर। तो उन लोगों के पास ही तो मेजर शेयर है, और उन लोगों ने कंट्रोल करते। कोई भी बिजनेस में
तो प्रोमोटर अपना कंट्रोल को इंक्रीज करना चाहते, ठीक है, प्रोमोटर अपना कंट्रोल को क्या करना चाहते, इंक्रीज करना चाहते। सर कैसे इंक्रीज होगा, समझते, इसको समझ लेते फिर हम आगे पॉइंट लिखेंगे। मान लो एक कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना अभी इशूड 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, और इस शेयर में से 52% मिस्टर ए के पास है। तो प्रोमोटर मिस्टर ए, मतलब हो सकता है मिस्टर बी भी एक प्रोमोटर है, मिस्टर बी भी एक प्रोमोटर है, और मिस्टर बी के पास कितना 10% है। तो टोटल दोनों मिला के कंपनी फॉर्म किए थे, दोनों के पास कितना है 62% कंट्रोल है, और बाकी आधार पब्लिक है। पब्लिक के पास कितना 38%। नाउ मिस्टर ए के पास लेकिन मेजर शेयर है, देखो मैक्सिमम कितना है मिस्टर ए के पास है, कितना परसेंट 52% है। अगर ऐसा सिचुएशन होता, इस केस में बी कितना भी, मतलब बी, मान लो ए के साथ बी का कुछ झमेला हो गया तो बी अगेंस्ट में जा सकता है, तो भी ए का उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों बोलो तो, अरे बी अगेंस्ट में भी जाएगा तो 32 प्लस 10 38 10 48% अगेंस्ट में वोट देंगे, सब कोई होल्डर्स मान लो तो अगेंस्ट में दिए, तो लेकिन ए कितना परसेंट वोट देंगे, तो ए का ही तो डिसीजन हो जाएगा, तो इसमें तो खतरा उतना नहीं है। अगर ऐसा होता ए के पास 45% है और इनके पास 15% है, तो टोटल कितना है 60%, और पब्लिक के पास कितना 40%। ए थोड़ा ना, इनके पास कितना है 45। तो इस केस में ना ए बी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो हो सकता है कंट्रोल चला जाएगा। अगर बी बिट्रे कर लिए तो ए के पास कितना परसेंट है 45%, पब्लिक के पास 40 था, बी आ गया पब्लिक के साथ, कितना हो जाएगा, तो जितना भी डिसीजन लिया जा रहा है सब क्या हो जाएगा फेल, डिसीजन आएगा ही नहीं। कुछ डिसीजन लेना चाहेगा, सब कोई अपोज कर दिए तो डिसीजन ही नहीं आएगा, तो कुछ रेजोल्यूशन ही पास नहीं कर पाएंगे, तो क्राइसिस आ जाएगा ना। तो ए इस टाइम सोच रहे, तो सर ए क्यों सोच रहे, प्रमोटर बी भी तो सोचेगा ना। अभी फिलहाल इन लोग का अच्छा पोजीशन है, तो इसलिए सोचते ना, पहले फ्यूचर सोचता है उन लोगों ने, मतलब अभी से काम करे, पब्लिक का ना कुछ शेयर बाई कर ले, बाई करके क्लोज कर दे, तो पब्लिक को बाई करके क्लोज कर देंगे, उनको पेमेंट कर देंगे, तो पब्लिक के पास बोलो कितना है 40% है। मान लो इसमें से 20% पब्लिक से खरीद लिए, खरीद करके कैंसिल कर दिए, तो 20% जब खरीद लिए, पब्लिक के पास कितना रहेगा 20%। तो बोलो 1 लाख का 40% पहले कितना था 40,000 शेयर्स था, 1 लाख का 45% मिस्टर ए के पास 45,000 शेयर्स था, बी के पास 15% तो 15,000 शेयर्स था, पब्लिक के पास कितना था 40। अब बोलो 1 लाख का 20% 20,000 खरीद लिए, तो पब्लिक के पास 40 से घट के कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, तो टोटल शेयर 60 20 80 हो गया ना, टोटल शेयर कितना हो जाएगा 80। अब बोलो तो मिस्टर ए के पास कितना है ना, ए के पास 45 आउट ऑफ 80 है, इनटू देखो, अब देखो 50 से भी ज्यादा आ गया, ए का कंट्रोल कितना आ गया 50% से भी ज्यादा आ गया, पहले कितना था 45%। अब बी का कंट्रोल पहले 15% था, तो 15,000 बाई 80 इंटू 100, बी का भी कंट्रोल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा या नहीं। तो इस सिचुएशन में जो प्रोमोटर हो अपना कंट्रोल क्या करते बढ़ा लेता है। समझ में आया, बोलो समझ में आया या नहीं। अच्छा परसेंटेज करो ना, ए के पास 45 एज इट इज रह गया, सर क्या प्रोमोटर का शेयर बायबैक नहीं होता है, नहीं, पब्लिक का शेयर जो मार्केट में है ना, मार्केट से खरीद रहे हैं, मार्केट में किसका शेयर रहता है, ओपन मार्केट में पब्लिक का शेयर परचेज सेल होता है, प्रोमोटर का शेयर लॉक रहता है, वो ऑलवेज रेगुलर बेच नहीं सकते। तो मार्केट में जो भी है उसको बोलते फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट ऑफ शेयर्स, फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट मतलब फ्लोटिंग, फ्री हो, दैट इज एनी टाइम दे कैन बाय एंड सेल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, बट प्रोमोटर का लॉक होता है, तो फ्री फ्लोट नहीं, कभी भी बाई बैक, कभी भी बाई सेल नहीं कर सकते मार्केट में। हाँ कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रेगुलेशन है, वो फुलफिल करना होता है, तभी वो कर पाएंगे, ठीक है। तो अब बोलो तो ए का कितना रहे 45 बाई 80, 45 डिवाइड बाई 80%, ये होता है 56.25% है ना, और बी का कितना आएगा 15,000
बाई 80 इंटू 100 कितना हो गया 18.75। बोलो पहले ए का कितना था 45%, अब कितना हो गया, और बी का पहले 15% था, अब कितना हो गया। तो ए बी का उतना ही नंबर ऑफ शेयर्स है, लेकिन परसेंटेज ऑफ कंट्रोल क्या हो गया, बढ़ गया। अब टेंशन फ्री हो गया। ये देख रहा है मेरा तो 15 से अब आ गया, बी भी देख रहा है अच्छा मेरा तो 15 से मेरा भी तो कंट्रोल बढ़ गया ना, वोटिंग राइट तो बढ़ गया, वो दोनों खुश है। और इस तरह अपना कंट्रोल को बढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है। तो एक रीजन हो गया, क्या करना है, क्या करना है बोलो, टू इंक्रीज द कंट्रोल। कंट्रोल क्या, वोटिंग राइट बढ़ेगा तभी ना। तो इस तरह अपना कंट्रोल को बढ़ाते हैं। क्लियर है बोलो। लेकिन कंपनी जाकर बोल रहे हैं लिमिट तक कर सकते हो बाबू, नहीं तो पूरा बाईबैक कर लेंगे, सारा पब्लिक का खरीद लिए तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा, है ना, डिलिस्ट हो जाएगा कंपनी शेयर मार्केट से। ओके, तो पब्लिक लिमिटेड रखना है तो एक लिमिट तक बाईबैक कर सकते हो, इसलिए कंपनी एक्ट में इसको बाद में अमेंड करके लेके आ गया, पहले बाईबैक नहीं था। 19 एक्ट कहां से आया, खैर 2013 एक्ट है, उससे पहले 1956 एक्ट था। ओके, तो कंट्रोल इस तरह बढ़ाया जाता है, समझ में आ रहा है ना। अब आ जाता है सेकेंड पॉइंट। तो लिखो इसमें सेकेंड रीजन क्या है। फर्स्ट रीजन समझ में आया तो, अरे बोलो फर्स्ट रीजन समझ में आया। तो किसका शेयर बायबैक किया जाता है, प्रोमोटर का नहीं, पब्लिक का शेयर, जो मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर, वही तो बाई कर पाएंगे। ये हो गया ए पार्ट। बी टू टू स्टॉप decreasing trend in market price, to stop decreasing trend in market price। मार्केट का ना शेयर का वैल्यू हो रहा है डिक्रीज होते जा रहे हैं, मार्केट में क्या हो रहा है, शेयर का वैल्यू, कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन शेयर का वैल्यू मार्केट में उसका इंपैक्ट नहीं आ रहा है, ऑलवेज डाउन होते जा रहे हैं। तो तब इसमें इन लोगों ने लॉजिक लगाते हैं बाई बैक कर लो, ठीक है सर, इससे डिक्रीज कैसे होगा। अच्छा, इकोनॉमिक्स बोलता है सप्लाई कम कर दोगे, डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। सप्लाई मतलब क्या, फ्री फ्लोट, पब्लिक के पास शेयर है, वो शेयर ही हम खरीद लेंगे तो पब्लिक के पास शेयर ही तो कम रहेगा, तो बेचने का जब सप्लाई कम कर देंगे उस टाइम क्या हो जाएगा, मार्केट में दाम भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ में ना, ये लॉजिक है। तो अगर कंपनी का प्राइस, कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है, फिर भी मार्केट उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो मतलब मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, तो सप्लाई लाइन को तोड़ दो ना, क्या होता है तब, प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो डाउनफॉल था ना, इसको रोकना है तो क्या करोगे, बायबैक कर लोगे। समझ में ना। और बोलो ना कंपनी प्रॉफिट अच्छा अर्न कर रहा है, तो प्रॉफिट है तो पैसा तो है ना, तो बायबैक कर लो ना। बायबैक करके तो जो बायबैक हो गया जितना शेयर, बाकी जो रिमेनिंग होल्डर्स रहेगा उन लोगों के लिए तो बेनिफिट मिलेगा ना। अरे कुछ तो बायबैक हो जाएगा, खरीद लेगी कंपनी, और बाकी जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स रह गया, चाहे पब्लिक, अदर पब्लिक हो या प्रमोटर हो, उनका तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, मिलेगा या नहीं। ओके, और थर्ड, फ्यूचर में ईपीएस बढ़ जाएगा। पहले अर्निंग पर शेयर, पहले टोटल अर्निंग होता था मान लो 10 लाख रुपया होता था, और इसमें 1 लाख शेयर, तो पर शेयर कितना 10 रुपया अर्निंग करते थे, और नेक्स्ट ईयर में भी वही 10 लाख रुपये ही अर्न किए, लेकिन अब नंबर ऑफ शेयर तो 1 लाख नहीं है, 80,000 हो गया, तो नंबर पर शेयर अर्निंग बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। और जब पर शेयर अर्निंग बढ़ेगा तो सबको लगेगा अरे कंपनी तो अर्निंग बहुत अच्छा बढ़ा रहे है ना, बाईबैक किए, पैसा था बाईबैक कर लिए थे और आगे भी अर्निंग बढ़ा रहे, तो फिर शेयर का वैल्यू बढ़ना, तो सप्लाई कम है ना, अब शेयर का तो जो डाउनफॉल इसको रोकना है तो बेटर है बाईबैक करो। समझ में ना। तो एक और रीजन हो गया, सेकेंड रीजन क्या हो गया, टू स्टॉप डिक्रीजिंग ट्रेंड इन मार्केट प्राइस। ओके, और ये रीजन है, लेकिन इससे कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, हम डायरेक्ट प्रोविजन में आएंगे। एडवांटेजेस क्या होता है,
ईपीएस बढ़ रहा है, कंट्रोल बढ़ रहा है, ये सब एडवांटेजेस में भी तो लिखोगे ना। और एक होता है, अगर कंपनी डिविडेंड दे देते, कंपनी प्रॉफिट से ही बायबैक करेंगे ना, प्रॉफिट है तभी ना पैसा देकर बायबैक कर रहे हैं। तो अगर डिविडेंड देता तो कंपनी का पैसा चला जाता, लेकिन कोई कंट्रोल का ये नहीं होता। होता क्या, बढ़ता क्या नहीं। और शेयर मार्केट में प्राइस डाउन जा रहे हैं तो उसको रोक पाते क्या नहीं। तो डिविडेंड देने से बेटर है बायबैक कर लो, पैसा ही दे रहे हैं ना, बायबैक कर लो। दूसरा, ये पॉइंट अभी मतलब लॉजिकली वैलिड नहीं है। पहले जो कंपनी जब डिविडेंड देते थे तो कंपनी डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देते थे, प्लस डिविडेंड टैक्स भी गवर्नमेंट को देते थे। डिविडेंड देने में कंपनी को दो एक टैक्स भी देना होता था। एक तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिए, और जितना डिविडेंड दिए उस पे गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होता था, डिविडेंड टैक्स। कंपनी देखिए, डिविडेंड देने से टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बायबैक कर लेंगे तो पैसा ही तो दे रहे हैं उनको, टैक्स तो टैक्स का बचने का तरीका एक हो गया। ठीक है, समझ में ना। तो इस तरह टैक्स बचाने के लिए भी क्या करते, खरीद लेता है, तो इससे ज्यादा बेनिफिट है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, तो कुछ समझ में आया ना। एडवांटेजेस क्या हो रहा है आपका, कंट्रोल बढ़ेगा, मार्केट प्राइस का जो फॉल हो रहा था उसको रोक पाएंगे, प्लस आगे ईपीएस बढ़ेगा, है ना, ईपीएस बढ़ेगा और आगे प्राइस बढ़ेगा, सब कुछ एडवांटेजेस है। और क्या है, टैक्स बेनिफिट मिलेगा इसमें, डिविडेंड देने से जो लगता था इसमें वो नहीं लगेगा। तो ये सारा बेनिफिट था। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर इस तरह बाईबैक करते 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 पब्लिक का शेयर सारा खरीद लिए तो क्या होगा, पब्लिक लिमिटेड से गया। अगर कंपनी चाहे, अभी पैसा चाहिए तो पब्लिक लिमिटेड करके सारा शेयर इश्यू करके पैसा इकट्ठा किए, बिजनेस बढ़ा दिए। अब बाद में सबको नहीं भाई, हम ही को बेनिफिट लेना है, प्रमोटर हम है ना। अब पैसा से तो बिजनेस बढ़ा दिए ना, एक्सपेंड कर लिए, अब बायबैक करके सारा पब्लिक का शेयर खरीद लो, तो पब्लिक लिमिटेड गया खत्म, है ना, पब्लिक लिमिटेड खत्म हो जाएगा, डिलिस्ट हो जाएगा, ये खतरा भी रहता है। और सब कोई शेयर खरीद लेता है, सब कोई तो इतना एडुकेटेड नहीं रहता है, सब इन्वेस्टर थोड़ी एडुकेटेड है। आजकल इंडिया में देखो ना, कोई भी मोबाइल फोन में ऐप्स डाउनलोड कर लिए, शेयर खरीदना शुरू कर दिए, और एक साल कर लिए, थोड़ा सा प्रॉफिट कमाए, वो लगता है हम एक्सपर्ट बन गए। और पता नहीं है क्या बाईबैक होता है, क्या होता है, और बाईबैक करके डिलीट कर दी, उसका अकाउंट से गायब हो गया, पता ही नहीं चला बाईबैक हुआ या नहीं। ठीक है, वो बेचना भूल गए थे, तो फंस भी तो सकता ना। तो सब कोई अच्छा परफेक्ट नॉलेज, एक्चुअली ये परफेक्ट कंपटीशन है, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहता है, मार्केट में बायर्स सेलर्स है ना, लार्ज नंबर। परफेक्ट नॉलेज भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मैक्सिमम सेलर्स, बायर का तो नॉलेज ही नहीं है। वो तो कोई बोल दिए इसको खरीद लो, 10 दिन में करोड़पति बन जाओगे, खरीद लिया, तो बिना नॉलेज के तो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो ये सब बोलता है परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, बिना नॉलेज भी इन्वेस्ट करते हैं, तो खतरा में भी तो आ सकता है, वो तो फंस सकता है ना आगे। तो इसीलिए सारा डिसएडवांटेजेस है, बस थियोरेटिकल हो गया। अब आ जाते, बायबैक करेंगे तो कंपनी एक्ट क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन क्या है, प्रोविजंस फॉर बायबैक। ओके, तो पॉइंट 3 लिखो, प्रोविजंस फॉर बायबैक। यहीं से शुरू हो रहे हैं हम लोग का। अकाउंट्स जो करेंगे तो ये प्रोविजन को अप्लाई करना होगा, इसके हिसाब से आप बायबैक कर सकते हो। थर्ड, प्रोविजंस फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, provisions for buyback of equity shares as per Companies Act। कंपनीज एक्ट कब का है, 2013। ओके, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस का जैसे प्रोविजन है ना, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोलो तो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फर्स्ट प्रोविजन क्या था, फर्स्ट प्रोविजन क्या था, नहीं नहीं, वो तो बाद में, शेयर कैसे फर्स्ट प्रोविजन होता है, अरे क्या, फर्स्ट प्रोविजन था द शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप, तभी आप रिडम्पशन कर सकते हो, है ना। तो यहाँ भी फर्स्ट प्रोविजन है, ये फुल्ली पेड अप शेयर को ही बायबैक कर सकते हैं, पार्टली पेड को बायबैक नहीं कर सकते। तो प्रोविजन 1 लिखो, द कंपनी कैन बाय बैक
company can buy back only fully paid up shares. अगर फुल्ली पेड है तो बायबैक करोगे, पार्टली पेड है तो बायबैक नहीं करोगे, ठीक है ना। सेकेंड प्रोविजन रिडम्पशन में था बायबैक के लिए टाइम, सॉरी रिडम्पशन में एक टाइम पीरियड था, मैक्सिमम कितना था 20 साल, उसके अंदर ही रिडम्पशन होता था। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, क्योंकि ये तो एक्चुअली इक्विटी तो आपका अनडिफाइंड लाइफ है, उसका तो टाइम पीरियड हो ही नहीं सकता ना, तो इसीलिए इसमें वो पॉइंट नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, लिखो पॉइंट 2, पॉइंट बी, एट ए टाइम प्रेफरेंस में क्या था, जितना फुल्ली पेड से था सबको ही बायबैक रिडम्पशन करते थे, यहां तो सब नहीं कर सकते। तो एट ए टाइम कितना, मैक्सिमम 25% ऑफ issued shares of shares the company can buy back. Company can buy back मतलब कितना शेयर बायबैक कर सकते हैं, 25%। जैसे अभी बोलते हैं 1 लाख शेयर है ना कंपनी का, नंबर ऑफ शेयर्स, तो उसका 25 सभी फुल्ली पेड है मान लो, तो 1 लाख का 25% कितना होता है 25,000। तो एट ए टाइम कंपनी 25,000 शेयर बायबैक कर सकते, उससे ज्यादा शेयर बायबैक नहीं कर सकते, उससे कम कर सकते लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते। समझ में आया। तो एट ए टाइम कितना हो सकता है मैक्सिमम 25% शेयर बायबैक हो सकता है। ओके नेक्स्ट, थर्ड, अब बायबैक करेंगे तो बायबैक प्राइस क्या ऑफर कर सकते हैं, इसका भी एक लिमिटेशन है कि मैक्सिमम इतना प्राइस ऑफर कर सकते हैं, उससे ज्यादा प्राइस ज्यादा नहीं ऑफर करेंगे तो पब्लिक कोई बेचेगा नहीं। बोलो, अगर कंपनी बायबैक प्राइस ऑफर ज्यादा नहीं करेंगे तो कौन बेचेगा, कोई तो नहीं बेचेगा ना। रिसेंटली एक बायबैक ऑफर लेके आए इन्फोसिस कंपनी, पता है इन्फोसिस, पता है ना, नाम सुने। अच्छा, इंडिया का अभी नंबर 1 तो नहीं है, लेकिन एक टाइम वो नंबर 1 टेक कंपनी था, ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी। तो इन्फोसिस नारायण मूर्ति का है। नारायण मूर्ति का जो लड़की, वो ब्रिटेन में जो है ना मिनिस्टर थे, ऋषि सुनक, उनका वाइफ ही है नारायण मूर्ति का लड़की। हाँ, ऋषि सुनक जो था ना ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर थे, अभी नहीं है, अभी तो दूसरा है। तो जो ऋषि सुनक थे उनका जो वाइफ और नारायण मूर्ति का लड़की। तो इन्फोसिस बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है, नंबर 1 कंपनी था। उसमें कहानी बताएंगे तो मतलब ये हो जाओगे। 80s या समथिंग उस टाइम में लेके आए थे, 10 रुपये का से 10 रुपये पे इशू लेके आए थे, और वो कंपनी में काम करते, दूसरा कंपनी में, वहां से वो काम किए थे। और इन्होंने मतलब अपना जो झाड़ू भी देता था ना, उनको भी कुछ शेयर दिए थे, स्वेट इक्विटी होता है ना, इस तरह इक्विटी दिए थे, 100 शेयर दिए थे। अब उसमें कितना बोनस कितना ये हुआ, फिर इसके बाद स्प्लिट होके वो 100 शेयर जो उनके था 10 करके कितना 1,000 रुपया ही तो लग रहा था ना। लेकिन उस टाइम का जो झाड़ूदार है ना, आज भी करोड़पति है, वो शेयर अगर होल्ड कर रहे हैं। 100 शेयर स्प्लिट बोनस होके इतना शेयर हो गया, और अभी प्रोबेबली 1600 कितना रुपया दाम है एक एक शेयर का, वो बहुत ज्यादा था, स्प्लिट बोनस करके कम करके दिए देते ना। तो मान लो जो 100 शेयर स्प्लिट बोनस 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 होते होते अभी 100 शेयर मान लो कितना 50 गुना हो गया, कितना हो गया 50 गुना, गलत है, 100 शेयर 1 रुपए में स्प्लिट करेंगे तो 10 गुना तो ऐसा ही हो जाता है। तो अभी वो कम से कम 1,000 गुना हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। तो 100,000 गुना मतलब कितना, 1 लाख शेयर हो गया, कितना हो गया 1 लाख शेयर, और एक एक शेयर का 1,600 रुपया मान के चलो एवरेज, कम बेसी होता रहता है। 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर 1,600 करके इंटू करो, कितना होता है 1,600 लाख। अरे 1 लाख 1,600 मतलब 1,600 लाख। तो जो झाड़ू देता था वो झाड़ू देने वाला करोड़पति बन गया ना, सोचो। ये होता है। तो झाड़ूदार भी बोलेगा हम भी करोड़पति झाड़ूदार है, ठीक है ना। तो
कंपनी में होता है, अगर कंपनी किसी का पोटेंशियल अच्छा है, वो लोग अच्छा कुछ देता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में शेयर बेचते, फिर ऐसा स्वेट इक्विटी में शेयर देता है ना। इस तरह शेयर शेयर ये करते हैं। आप खुद कुछ बाय भी कर सकते हो, उस कंपनी में काम कर रहे हो, पता है कंपनी जेन्युइन अच्छा कर रही है या नहीं, सैलरी भी अच्छा देते थे, तो जेन्युइन कंपनी तो उससे क्यों नहीं खरीद ले, तो कंपनी में और खरीद लेते गए तो करोड़ क्या और भी ज्यादा हो गया ना। ये बेनिफिट मिलता है, समझ में है ना, इस तरह बेनिफिट मिलता है। खैर अब आ जाते हैं इसमें। तो बायबैक जो कर रहे थे लोगों ने, बायबैक ऑफर किए, क्यों ये बोल रहे थे, अभी रिसेंटली बायबैक ऑफर किए, प्राइस डाउन चला जा रहा था, बार बार डाउन जा रहा था। डाउन जाने का रीजन है अमेरिका इंडिया का जो टेसल चल रहा है ना, ट्रेड भी ये लेके सबको लेके, इसके कारण डाउन जा रहा था। वो बायबैक ऑफर लेके आ गए और बहुत अच्छा प्राइस 300-400 रुपये एक्स्ट्रा में ऑफर लेके आए। बोलो, पब्लिक मार्केट में जो दाम है, अगर ऑफर 300-400 रुपये एक्स्ट्रा देंगे तो सब तो बायबैक में ही पार्टिसिपेट करेगा ना, जो जिसको बेचना है। और अब जिसके पास शेयर नहीं हो, सो अरे अभी तो कम दाम में मिल रहा है, खरीद लो, बायबैक में पार्टिसिपेट कर लेंगे, बेनिफिट मिल जाएगा ना। तो प्राइस और डाउनफॉल जा रहा था, वो थोड़ा रुक दिए। अब बायबैक कब करेंगे, मतलब आज ऑफर किए तो आगे टाइम है, एक टाइम के अंदर उसको बायबैक कर लेना होता है। आज मान लो रेजोल्यूशन पास किए, बायबैक करेंगे, आज ही थोड़ी बायबैक होगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर तो बायबैक कर लेंगे। एक टाइम देता है, उसके अंदर बायबैक कर लेता है, समझ में ना। उससे पहले कभी भी कर सकता है, एक टाइम लिमिट दिए कंपनी में कि इतना टाइम के अंदर, आज जब ऑफर कर दिए तो इसके अंदर आपको बायबैक हो जाना चाहिए। क्लियर है सर, वो भी तो लिमिटेशन होगा कितना बायबैक करें। हाँ बोल दिया ना, मैक्सिमम 25%, उससे कम 10%, 5% जितना भी करे कर सकते हो, ठीक है। तो लिखो अब बायबैक प्राइस क्या ऑफर करेंगे, जो प्राइस ऑफर की थे एक्स्ट्रा, वो कैलकुलेशन भी होता है, एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम बायबैक प्राइस क्या होगा, द मैक्सिमम बायबैक प्राइस maximum buyback price is also is 25% of इक्विटी। इक्विटी है, वो शेयर बोले थे, वो नंबर ऑफ शेयर था, यहाँ इक्विटी। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी का मतलब क्या है, तो कैलकुलेशन करेंगे इक्विटी क्या होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या प्राइस ऑफर कर सकते हैं, ये भी 25%, लेकिन शेयर होल्डर्स फंड में जितना है उसका कितना, बट वो फंड के लिए क्या क्या फंड ले सकते वो बता गया कि यही सब फंड ले सकते हो, दूसरा फंड को। तो लिखो इक्विटी इक्वल इक्विटी फॉर बाईबैक, नीचे पॉइंट नहीं, इसी पॉइंट में इक्विटी फॉर बाईबैक, इसके अंदर इक्विटी फॉर बाईबैक इक्वल टू शेयर कैपिटल। कंपनी में अभी शेयर कैपिटल कितना है, और इस कैपिटल में चाहे इक्विटी शेयर रहे चाहे प्रेफरेंस शेयर रहे, शेयर होल्डर्स फंड में क्या सारा शेयर ही तो लेते हैं ना, यानी कि इक्विटी देखना है नहीं, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड मतलब बोथ बोथ कैपिटल, क्या क्या लेंगे, अच्छा लिख लेते, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, है ना, जितना कैपिटल था ये लेंगे, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, और क्या ले सकते, रिजर्व एंड सरप्लस में से सिक्योरिटीज प्रीमियम को ले सकते, इशू से प्रीमियम आया था, वो भी तो प्रॉफिट था ना, रिजर्व था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ले सकते, प्लस और क्या ले सकते, प्री रिजर्व एंड सरप्लस, प्री रिजर्व एंड सरप्लस, क्या आएगा बोलो, शेयर कैपिटल लेंगे, प्लस क्या लेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम लेंगे, और क्या लेंगे, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब जनरल रिजर्व है प्लस अदर फ्री रिजर्व, बोनस में सीखे थे ना क्या क्या फ्री रिजर्व होता है, और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है, ये सब हम लोग ले सकते हैं। तो ये सबको जोड़ के क्या मिलेगा आपको, इक्विटी बिफोर बाईबैक, और इसी का कितना परसेंट, 25% मैक्सिमम ए प्राइस ऑफर कर सकते हैं, राइट। ओके, लेकिन लेकिन इसमें कुछ ऐड या लेस हो जाएगा, क्या ऐड लेस होगा, मतलब बायबैक के लिए कुछ पैसा शॉर्टेज हो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट बेचे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर याद करो ना, एसेट्स बेच रहे थे, लॉस आया था, एसेट्स बेच के प्रॉफिट आया, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स लेस कर दोगे, फंड कम हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स तो ऐड कर लोगे, समझ में ना। बायबैक पर्पस के लिए कुछ एसेट्स बेचे, उसमें प्रॉफिट लॉस आया, उसको क्या करोगे, ऐड लेस कर लोगे, ऐड लेस।
सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ओके, आया समझ में? तो आपको इससे पता चल गया, क्या पता चला? इक्विटी। और जो इक्विटी आया, ये जो इक्विटी आया इसका कितना परसेंट? 25% आप बाई बैक कर सकते हो। ठीक है, अरे क्या देख रहे हैं? वो इन्फोसिस में ही घुस गए ना। हाँ हाँ, उसमें जो एंट्री करेगा ना उनके अकाउंटेंट से बात कर लेना, एग्जाम में वही लिख के आ जाना। चलो से तो कम है, इससे और कम हो गया था अभी थोड़ा। तो करेगा तो टाइम आएगा जब ना, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन बोल रहे, ये प्रोविजन हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट डी, पॉइंट डी लिखो आप। तो क्या देखिए, मैक्सिमम कितना बाईबैक करोगे, मैक्सिमम प्राइस क्या ऑफर करोगे, ये सब तो सीख लिए ना। नाउ अब फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में आते। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सोर्स ऑफ फंड दो बोले थे, याद करो। अगर रिडम्पशन करते टू डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड यूज कर सकते थे। क्या क्या सोर्स ऑफ फंड था? आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, और दूसरा क्या था? हा? अरे फ्री रिजर्व तो सीआरआर करते, आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स था ना। अरे ये सब क्यों भूल जाते हो बाबू? टू डिफरेंट सोर्स था। एक तो फर्स्ट सोर्स ये लिखे थे, आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू करके भी लेके आ सकते। दूसरा क्या था? आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। यहां भी यही है, लेकिन शेयर्स में प्रॉब्लम क्या है? अगर शेयर बाईबैक कर रहे हैं और शेयर इशू भी कर रहे हैं, तो बाईबैक करने के से क्या फायदा है? अरे शेयर इशू करके शेयर बाईबैक कर रहे हैं, मेरा जो गोल था वो तो गोल ही कुछ फुलफिल नहीं होगा। शेयर इशू करके फिर शेयर होल्डर्स को दे दिए, तो शेयर तो उतना ही रह गया, सप्लाई कहां कम किए, है ना? तो बायबैक करने का जो मेन मोटिव था वही तो फुलफिल नहीं हो पाएगा, कंट्रोल अपना नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसमें इशू किया जाएगा, लेकिन अदर देन इक्विटी। प्रेफरेंस इशू कर देंगे, वोटिंग राइट तो उनका नहीं होता है। इशू मतलब आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ अदर सिक्योरिटीज, वो भी इक्विटी छोड़ के, है ना? समझ में आया ना? तो पॉइंट लिखो, सोर्स सोर्स ऑफ फंड फॉर बायबैक, सोर्स ऑफ फंड फॉर बायबैक। तो बायबैक में क्या क्या सोर्स ऑफ फंड? एक, पॉइंट डी क्या लिखोगे? सोर्स ऑफ फंड फॉर बायबैक। जैसे रिडम्पशन में था, ये भी ऐसे ही है। एक, क्या बोले अभी? आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ, आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ अदर देन इक्विटी, इक्विटी शेयर्स लिखोगे, ठीक है ना? प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स अदर देन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, जो इक्विटी बायबैक करे उसको छोड़ दो, ठीक है? कोई सेम नहीं 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 नहीं, उसमें तो फिर फंड मेंटेन नहीं हो पाएगा। डिवेंचर तो शेयर होल्डर्स फंड में नहीं आता है, तो फंड देख रहे हैं ना, डिवेंचर तो लाइबिलिटी में आता है, इसलिए फंड इसमें लिखे, सोर्स ऑफ फंड। समझ में आया? नेक्स्ट, सेकंड, आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, है ना? तो लेकिन इसमें फ्री रिजर्व के साथ साथ प्रीमियम भी ले सकते, सिर्फ फ्री नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी ले सकते। आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब प्रीमियम से भी कर सकते और फ्री रिजर्व एंड सरप्लस से भी कर सकते, ठीक है ना? तो ये था फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, एक प्रकार का मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है ना? तो ये टू डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड हो गया। अब पॉइंट ई, हाँ आगे सर, क्लास है। पॉइंट ई, अगर कंपनी ये सेकेंड सोर्स को यूज किए तो कंपनी को सीआरआर क्रिएट करना होगा।
पहले भी था ना बायबैक रिडम्पशन में। अगर फ्री रिजर्व से रिडम्पशन करते तो कंपनी को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होता है, तो यहाँ भी वही रूल्स है। अगर आप फ्री रिजर्व से या प्रीमियम से बायबैक कर रहे हो, फ्रेश इशू नहीं कर रहे हो ना, तो इस केस में क्या करना होगा, द कंपनी हैज टू क्रिएट CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये भी रिडम्पशन जैसा है। इफ कंपनी बायबैक आउट ऑफ प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, तो लिखो द कंपनी should create capital redemption reserve, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख दो CRR, इफ बायबैक was made out of reserve and surplus। ठीक है, अगर कंपनी ये सेकेंड सोर्स अप्लाई किए, सिंपल सेकेंड सोर्स यूज कर रहे हैं, तो चाहे रिडम्पशन हो चाहे बायबैक हो, कंपनी को क्या क्रिएट करना होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना। और हाँ, इस सिक्योरिटी प्रीमियम भी ले सकते हैं इसमें, लेकिन रिडम्पशन में प्रीमियम से CRR नहीं हो सकता था, प्रीमियम और रिडम्पशन को सेटअप करते थे। ठीक है ना, ओके पॉइंट। अब सिमिलरिटी जाएगा, बस इसमें एक लिमिट तक बायबैक कर सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, यही है ना पॉइंट एफ। अब सब बायबैक किए प्रीमियम में, प्रीमियम नहीं दोगे तो कौन पार्टिसिपेट करेगा, एक्स्ट्रा प्राइस ऑफर करोगे तभी ना वो बायबैक करे, बायबैक में पार्टिसिपेट करेगा होल्डर्स। तो प्रीमियम में बायबैक के तो प्रीमियम लॉस है, जैसे प्रीमियम रिडम्पशन वो लॉस को सेटअप कर रहे थे ना, तो ये बायबैक में जो प्रीमियम है उसको भी सेटअप करोगे। इफ बायबैक एट ए प्रीमियम, लिखो इफ बायबैक एट ए प्रीमियम, तो सच premium on buyback, such premium on buyback must be set up। प्रीमियम कहां से सेटअप कर सकते थे, रिडम्पशन याद करो, बोले ना रिडम्पशन से बहुत रिलेटेड करता है। प्रीमियम और रिडम्पशन कहां से सेटअप कर रहे थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, नहीं तो फ्री रिजर्व से करते थे ना, तो यहां भी वही करोगे। नेक्स्ट, आफ्टर बायबैक, आफ्टर बायबैक, बायबैक के बाद कंपनी आगे एक साल बायबैक नहीं कर सकते। ठीक है, आफ्टर बायबैक एक साल बायबैक नहीं कर सकते, ये सब लिखना नहीं है आपको, तो क्वेश्चन बायबैक का रहेगा ना, तो अभी बायबैक हो गया, बस उसका एंट्री पास करो। आगे एक साल तक क्या करेगा नहीं करेगा तो क्वेश्चन में नहीं रहेगा, ये सब रूल्स में आता है। ठीक है ना, अगेन अगेन ये जो बायबैक कर ली इसको री इशू नहीं कर सकते, इसको कैंसिल कर देना, मतलब फाड़ के फेंक देना है, इसको फिर री इशू करेंगे, रख दो भाई अभी दाम बढ़ेगा फिर बेच देंगे ऐसे नहीं कर सकते कंपनी। ठीक है, इसको क्या कर सकते, बायबैक करके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, उसको री इशू नहीं करना है। क्लियर है, वो सब पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं, बट अब जो पॉइंट लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है जी। द डेप्ट इक्विटी रेशियो, या ये लिखो, ऐसे लिखो, द इक्विटी ऑफ कंपनी आफ्टर बायबैक, बायबैक के बाद इक्विटी कंपनी का, इक्विटी ऑफ कंपनी आफ्टर बायबैक नेवर बी लेस देन half of total debts। डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1, सिंपल। मतलब कंपनी का अगर डेप्ट मतलब लोन, डिबेंचर, क्रेडिटर्स, ये सब टोटल डेप्ट्स अगर मतलब 10 करोड़ था, तो बायबैक के बाद इक्विटी मिनिमम आधा कितना, 10 करोड़ का हाफ, 5 करोड़ इक्विटी रहना चाहिए।
बायबैक का एक लिमिट है, आपका डेप्थ इतना है ना, अगर डेप्थ बहुत ज्यादा हो गया उसको हाफ कर लोगे, टोटल डेप्थ का हाफ करो, कितना होता है, जितना भी आया, इक्विटी एटलीस्ट उतना रहना चाहिए, उस उससे उससे कम नहीं होना चाहिए इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या बोले थे, देखो ऊपर लिखे थे ना, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल लिए थे प्लस फ्री रिजर्व, ये सब लिए थे ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इक्विटी आफ्टर बायबैक एटलीस्ट कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ टोटल डेप्स। उससे ज्यादा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम हाफ रहना चाहिए, जितना डेप्ट है उसका आधा। आगे आप लोग 6 सेमेस्टर में जाके पढ़ोगे, एनालिसिस करोगे, तो रेशियो एनालिसिस में डेप्ट इक्विटी रेशियो स्टैंडर्ड भी होता है 2:1, डेप्ट 2 तो इक्विटी 1, तो डेप्ट का आधा होना चाहिए इक्विटी कम से कम, तो एक स्टैंडर्ड रेशियो मेंटेन होना चाहिए, समझ में आया। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो भी क्या मेंटेन होना चाहिए, 2:1, मतलब डेप्ट 2 है तो इक्विटी उसका आधा होना चाहिए। ओके, बस ये सारा प्रोविजन याद रखो। अब एंट्रीज में आएंगे, एंट्रीज फॉर बायबैक, हो गया प्रोविजन फॉर बायबैक ना, .3। अब .4 लिखो, एंट्रीज फॉर बायबैक। एंट्रीज फॉर बायबैक। इसमें ना, ये जो एंट्री हम दे रहे हैं डिफरेंट बुक में डिफरेंट है, हम भी पहले अलग करते थे, आज डिफरेंट, अभी डिफरेंट कर रहे हैं, बट अल्टीमेट वही एंट्री होता है। क्या एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, फॉर बाई बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक एंट्री और कर सकते हैं, एक एंट्री क्या करेंगे, इसको एक बार काट दो, काट दो, एक बार काटो, बोलो ना कुछ न्यू सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं, फ्रेश इशू ऑफ अदर शेयर्स है ना, तो इशू करेंगे तो पैसा आएगा तभी ना बायबैक करेंगे, तो इसलिए पहले फ्रेश इशू का एंट्री, हम लोग रिडम्पशन में भी तो किए थे, वही एंट्री सेम इसमें पास करोगे। अब एंट्री मोरलेस रिडम्पशन जैसा है, ठीक है, तो इसको एक बार काट दो, लिखो फॉर फ्रेश इशू ऑफ, और फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स अदर देन इक्विटी, है ना, अदर देन इक्विटी, जनरली प्रेफरेंस ही होगा ना, नहीं एक्चुअली इक्विटी कभी पता है डिफरेंशियल इक्विटी होता है, इक्विटी डिफरेंशियल इक्विटी, मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट। एक कंपनी में बताए थे शेयर वैल्यूएशन में डिफरेंट डिनोमिनेशन होता है ना, किसी शेयर का फेस वैल्यू 10 है, किसी शेयर का फेस वैल्यू 5 है, एक ही कंपनी में, तो डिफरेंट है ना। अगर हम 10 रुपीज बायबैक कर रहे हैं तो 5 रुपीज इशू कर सकते हैं, डिफरेंशियल राइट है, ठीक है। तो इसलिए आधार शेयर लिख लेते हैं, समझ में ना। अगर बायबैक कर रहे हैं अभी 10 रुपीज का शेयर, तो 5 रुपीज शेयर इशू कर सकते हैं, क्लियर है। और प्रेफरेंस शेयर तो इशू कर ही सकते हैं। तो लिखो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री करते थे इशू का, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना, लेकिन इसमें इक्विटी शेयर तो नहीं आएगा, आ सकता है आधार इक्विटी, डिफरेंशियल इक्विटी, तो शेयर कैपिटल लिख लो ना इसलिए। और प्रीमियम में इशू किए तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि डिस्काउंट इशू तो नहीं करते, बोलो पब्लिक इशू डिस्काउंट में नहीं होता ना, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। बोलो बैंक डेबिट कितना करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, है ना, इशूड इनटू इशू प्राइस, ठीक है। और कैपिटल में हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, है ना, और इसमें नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रीमियम ऑन इशू, इशू क्या प्रीमियम में, तो हम लोग रिडम्पशन में भी तो किए थे एंट्री, सेम एंट्री पास कर दोगे, ठीक है ना। अब बायबैक का एंट्री करेंगे, अब इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं सब दिया तो एज इट इज कर लेना, शेयर्स में भी जैसे किए थे रिडम्पशन में। सेकंड, फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स,
इससे में थोड़ा चेंज हो रहा है। रिडम्पशन में क्या करते हैं, ड्यू डेट आ गया तो प्रेफरेंस शेयर को क्लोज करते थे, होल्डर्स में ट्रांसफर कर देते थे, करते थे ना। वैसे होल्डर्स में नहीं करके पेमेंट कर देंगे। किसको पे करेंगे, इक्विटी होल्डर्स को। तो जितना बायबैक की इक्विटी उतना इक्विटी शेयर कम हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, ठीक है। अच्छा, इसमें कैपिटल नहीं लिख के एक काम करो, दूसरा लिख दो इसमें। एक मिनट, और एक क्या हुआ, भूल जाते हैं हम। ये लिखो आप, शेयर बायबैक डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, शेयर बायबैक डेबिट टू बैंक। एंट्री पास कर लोगे, जितना बायबैक किया शेयर बायबैक टू बैंक, है ना, पेमेंट ही तो किया होल्डर्स को। तो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक इनटू बायबैक प्राइस इस प्राइस में था। मान लो कंपनी में 1 लाख शेयर था, 20,000 अभी बायबैक कर रहे हैं, कर सकते हैं, 25% से तो कम है ना, 20,000। ऐसे फेस वैल्यू तो 10 है, फुल्ली पेड अप था, लेकिन 50 रुपीज में बायबैक कर रहे हैं। कितना में, तो बोलो 20,000 इंटू 50 हो जाएगा ना बायबैक प्राइस, उतना पे करोगे। तो इसमें नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक मल्टीप्लाइड बाय बायबैक प्राइस। जैसे इशू प्राइस होता था ना, इस तरह बायबैक प्राइस है। क्या प्राइस में बायबैक कर रहे हैं, प्रीमियम, तो प्रीमियम ऐड करके बायबैक प्राइस हो जाएगा, और डिस्काउंट में तो कोई बायबैक करेगा ही नहीं। तो जनरली क्या होता है, प्रीमियम में ही देगा आपको या एट पार देगा, ठीक है ना, इसलिए डिस्काउंट को नहीं लिख रहा है। तो ये एंट्री हो गया, बायबैक जितना कर लिए, ठीक है। यस, अब थर्ड एंट्री, अब क्या करेंगे, ये जो बायबैक डेबिट किए, क्या बायबैक किए, इक्विटी तो बायबैक किए ना, तो जितना शेयर बायबैक किए उतना को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जितना बायबैक कर पाए उसका तो एंट्री कर लिए, अब जितना बायबैक किए उतना शेयर को रिड्यूस कर देंगे ना, क्लोज करेंगे। फॉर शेयर्स बायबैक क्लोज्ड, अब करेंगे जितना बायबैक हो गया उतना शेयर को कैपिटल से हटा दो, है ना, कम हो जाएगा ना। और शेयर्स बायबैक क्लोज्ड, तो एंट्री करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, डेबिट टू शेयर बायबैक। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू शेयर, बोलो यहां शेयर बायबैक डेबिट था ना, अरे बोलो, यहां शेयर बायबैक डेबिट किए थे, उसको क्लोज कर दिए, और जितना बायबैक किए उतना ही तो क्लोज करेंगे ना। इसमें इंटरेस्ट का क्या है, जितना बायबैक किए उतना ही क्लोज करेंगे, इसीलिए पहले बायबैक पेमेंट कर दिए, आगे उतना क्लोज कर रहे हैं, समझ में ना। प्रेफरेंस में कहते पहले ड्यू दिखा देते थे, आगे जितना पेमेंट ले रहे इंटरेस्ट उसको छोड़ के पे करते थे, वहां उस तरह हो रहा था। यहाँ जितना बायबैक किए उतना ही तो क्लोज करोगे ना। ओके, तो यहां लिखो फिर, इक्विटी कैपिटल में करोगे नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, हाँ सर, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक इनटू फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक इनटू फेस वैल्यू, प्रीमियम ऑन बायबैक, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक इनटू प्रीमियम, प्रीमियम क्या चीज का, बायबैक प्रीमियम, ठीक है, ओके। और ये टोटल मतलब यहां ये जो डेबिट किए थे ना, ये जो डेबिट किए थे शेयर बायबैक, वही तो क्रेडिट हो जाएगा, बायबैक प्राइस है ना, उसमें से फेस वैल्यू कैपिटल डेबिट कर लो, जो एक्स्ट्रा वो प्रीमियम बायबैक डेबिट कर लो, ठीक है। थर्ड, फोर्थ एंट्री, अब वो प्रोविजन में आते हैं। क्या प्रोविजन है, प्रीमियम ऑन बायबैक तो सेटअप करोगे, जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है, प्रीमियम रिडम्पशन क्या करते थे, सेटअप करते थे ना, तो यहां भी वही करोगे और सीआरआर क्रिएट करोगे। तो एंट्री वही सिमिलर टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, है ना।
इसमें यही डिफरेंस हो गया, पहले पे कर दिए और उतना शेयर को क्लोज कर दिए। नहीं तो अरे रिडम बायबैक में प्रीमियम है तो प्रीमियम लॉस है ना, तो प्रीमियम कितना है वो तो दिखाना होगा ना। टोटल अच्छा मान लो बायबैक, अच्छा एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कंपनी 20,000 शेयर बायबैक कर रहे हैं, 50 रुपीज करके बायबैक किए, फेस वैल्यू लेकिन 10 था, फेस वैल्यू 10 था तो प्रीमियम 40 में तो बायबैक किए ना। तो 20,000 इंटू 50 कितना होता है बोलो तो? 20,000 इंटू 50, 20,000 इंटू 5 होता है 1 लाख, 10 लाख। कितना बायबैक किए? 10 लाख। अब बोलो कितना शेयर बायबैक किए थे? 20,000 शेयर। तो कंपनी का शेयर कैपिटल से 20,000 शेयर कम करोगे, कैपिटल क्रेडिट होता है, बायबैक करो तो क्या करोगे? डेबिट। तो कितना शेयर बायबैक किए? 20,000। फेस वैल्यू कितना था कैपिटल में? तो फेस वैल्यू फुल्ली पेड वैल्यू था, तो मतलब कितना होता है? 20,000 इंटू 10, 2 लाख। बोलो तो कैपिटल एक्टिविटी कितना था? 2 लाख। बट बायबैक कितना प्राइस में किए थे? 50। तो एक्स्ट्रा कितना प्रीमियम में बायबैक किए? फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा 40। तो प्रीमियम ऑन बायबैक कितना? 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 40 कितना होता है? 8 लाख। अब बोलो ये जो बायबैक डेबिट किए थे 10 लाख, वही क्रेडिट हो गया 10 लाख। तो कैपिटल कैपिटल जितना रिड्यूस करोगे, बाकी प्रीमियम बायबैक तो प्रीमियम दे रहे हैं ना, समझ में आया? तो यही डिफरेंस है। हम लोग प्रेफरेंस शेयर में ये पहले करते थे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट टू होल्डर्स लिखते थे, फिर होल्डर्स टू बैंक जितना ट्रेस्ट शेयर अनट्रेस्ट छोड़ के पे करते थे, है ना। लेकिन यहाँ क्या, पहले जितना बायबैक किए उसको पेमेंट कर दिए, अब मेरा जितना बायबैक होगा उतना कैपिटल को रिड्यूस कर दिए। क्लियर है? इतना ही तो डिफरेंस आ रहा है, उसमें भी यही करते थे। अब आ जाओ, ये प्रीमियम ऑन बायबैक को सेटअप करोगे, लिखो फॉर प्रीमियम ऑन बायबैक सेटअप, फॉर प्रीमियम ऑन बायबैक सेटअप। याद करो, प्रेफरेंस शेयर में क्या करते थे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से करते थे, अब प्रीमियम नहीं है तो फ्री रिजर्व से। तो एंट्री करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, अकाउंट डेबिट, और फ्री रिजर्व है ना, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, राइट। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करोगे जितना फंड अवेलेबल है ना, अवेलेबल। अगर प्रीमियम से पूरा हो गया तो प्रीमियम में कर दो, नहीं हो रहा तो बाकी जनरल रिजर्व, आधा रिजर्व यूज करो, ठीक है। सब एंट्री जस्ट लाइक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। लास्ट एंट्री, अब क्रिएट करेंगे कैपिटल रिडम्पशन, सीआरआर। रिडम्पशन में करते थे ना सीआरआर, तो बस यहां भी करोगे। तो एंट्री मोरलेस रिडम्पशन जैसा है, लेकिन यहाँ लिमिट देखा जाता है, कितना बायबैक कर सकते हो, क्या प्राइस ऑफर कर सकते हो, सब भी कैलकुलेशन आपसे पूछा जाएगा। तो लास्ट लिखो, फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर, ठीक है। सीआरआर के लिए क्या एंट्री था बोलो तो रिडम्पशन में? सीआरआर क्रिएट करने का एंट्री क्या था? फ्री रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू सीआरआर, यही तो करते थे। लेकिन यहाँ प्रीमियम भी ले सकते, बायबैक में प्रीमियम भी ले सकते, लेकिन रिडम्पशन में सिर्फ फ्री रिजर्व ले सकते थे। ओके, तो यहाँ लिखो वही सेम एंट्री करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, यहाँ प्रीमियम भी यूज कर सकते, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट और फ्री रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू सीआरआर, राइट। तो सीआरआर इक्वल टू सीआरआर कितना का करेंगे? याद करो रिडम्पशन में फॉर्मूला क्या था? रिडम्पशन में था फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस फेस वैल्यू ऑफ फेस इश्यू ऑफ शेयर। तो यहां भी यही है, फेस वैल्यू ऑफ बायबैक, जितना शेयर इक्विटी बायबैक की उसका फेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू ऑफ अदर शेयर इशूड, फेस वैल्यू ऑफ अदर शेयर इशू किए थे ना, तो क्या आ जाएगा? फेस वैल्यू ऑफ बायबैक सीआरआर इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ बायबैक
माइनस फेस वैल्यू ऑफ अदर शेयर्स होना चाहिए, उसमें भी था है ना। तो इतना का शेयर क्रिएट कर लेना। तो एंट्री या कंसेप्ट मोरलेस सेम है, इसमें एक लिमिट तक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लिमिट तक ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा बाईबैक नहीं कर सकते, बस यही है डिफरेंस। और कभी कभी ना क्वेश्चन में वो लिमिट फाइंड करके करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में दिया नहीं, बोल दिया मैक्सिमम लिमिट बाईबैक कर सकते हैं, तो कितना बाईबैक कर सकते हो, सारा रूल्स प्रोविजन से कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, सरप्लस है मतलब प्रॉफिट, रिजर्व एंड रिजर्व मतलब अदर रिजर्व, सरप्लस मतलब क्या, प्रॉफिट, ठीक है ना। ओके, तो ये था आपका एंट्रीज फॉर बाईबैक, ठीक है। तो अब लोग का फिर अभी क्लास है क्या, सर आ गए ना, तो आज रहने दो एक बार, फिर नेक्स्ट क्लास फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे इसको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग।